चलो जी, पेन कौन उठा ले गया यहाँ से? हैं? पेन कैसे गिर गया? पेन नहीं गिरना चाहिए, खराब हो जाएगा ये। हाँ जी, ये खतरनाक सर्किट है बट हो जाएगा, देखो कैसे, देख समझो। रुक जा, एक और कनेक्टेड है इससे, थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, और एक और कनेक्टेड है, ये सभी के सभी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। अगर हम इस आर्म की बात करें, कैसे बना, बन नहीं रहा है मेरे से, इसको क्लियर करते हैं। कैसे बना? ट्राइंगल बना है, पहले बड़ा ट्राइंगल बनाओ, फिर एक और ट्राइंगल बनाओ, फिर एक और ट्राइंगल बनाओ, 3 ट्राइंगल है, इसको जोड़ दो। अब इसको रेजिस्टेंस बनाते हैं, अलग कलर चेंज करके। इसमें रेजिस्टेंस है ये, इसमें रेजिस्टेंस है, 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 और इधर भी है, इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आपको कह रहा है कि आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, और सभी रेजिस्टेंस जो है वो आर है, एक्स और वाई के बीच में। मतलब लेट से ये पॉइंट था एक्स और ये पॉइंट है वाई। देखो कैसे सोचेंगे इसको। अगर आप देखें इसमें, अगर मैं नाम भी दे देते हैं इसको अलग अलग, इसको देते हैं R1, इसको देते हैं R2, इसको देते हैं R3। R1 R2 R3 आपस में कैसे है? पैरेलल होंगे। सिमिलरली इधर नाम देते हैं R4 R5 R6। अभी याद रखिएगा, जितने भी R हैं सभी R ही के बराबर, मतलब चाहे R1 R2 भले लिख रहा हूँ, सभी रेजिस्टेंस कैसे हैं? इक्विवेलेंट टू R है, सब R ही हैं, बस नाम लिखा ताकि लेबलिंग करो। ये R6 है। अब अगर हम बात करें R1 एंड R2 एंड R3 इन पैरेलल कनेक्शन, तो इसके लिए R पैरेलल 1 क्या आएगा बताओ? R/N होता था ना, R/N होता था, सेम टाइप का है तो आपका R/3 हो गया। क्या मैं बोल रहा हूँ मैं R/N? मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए ये 3 रेजिस्टेंस है, ऐसे कनेक्टेड है, ये है R1, ये है R2 और ये है R3, और ये तीनों बराबर है। क्या है? बराबर है। तो इसमें R नेट कितना आएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही होगा ना फॉर्मूला यही है। अभी R बराबर है तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, सेम टाइप का रेजिस्टेंस है। एलसीएम क्या हो गया? R ऊपर आ गया 3, 1 प्लस 1 3, 1/RP हो गया, तो RP सर हो गया R/3। तो इतने का, ओए इतने हिस्से का ये, इसके कितना आ गया आपका? RP1। सिमिलरली इसका कितना आएगा? इसका R, इसका पूरे का R4 R5 R6, इसका भी क्या आएगा? समझ आया? अब बहुत आराम से देखना, कलर चेंज करके कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नीचे वाला जो ये भाई साहब है, नाम R6 तक गया था ना, ये है R7, ये है R8 और ये है R9, 9 रेजिस्टेंस है। R7 R8 R9 इसके लिए भी कितना आएगा? R/3 आएगा। सभी के लिए R/3 आएगा पैरेलल कनेक्शन के लिए। अब और बड़ा ध्यान से देखना, ये यहां से लेके यहां तक, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है
ए से बी सी तक एक ही नॉट से कनेक्टेड है, तो ये पूरा चंक और ये पूरा चंक सीरीज हो गया। इसको मैं छोटा सा यहाँ बना रहा हूँ, 1 2 3, ये था आपका R1 R2 और R3। ये जो 3 का चंक है ये वाला क्या नाम है भाई साहब, R4 R5 और R6, आपस में कैसे हैं, सीरीज में। और इनका जो रिजल्टेंट आएगा नीचे वाले के साथ, नीचे वाला जो 3 है 1 2 3, ये इसके साथ कैसा है, पैरेलल में है। तो यानी ये जो चंक था R/3 और ये R/3 आपस में क्या होंगे, सीरीज में। तो R/3 प्लस R/3, इसका क्या होगा 2R/3। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2R/3। ये 2 और R/3 किसका आया, इसका आया, इन दोनों का। अब ये 2R/3 और ये R/3 आपस में कैसे है, पैरेलल में। सीबीएसई में नहीं आएगा, ये ओलंपियाड वगैरह में आता है, पैरेलल में है ना। तो अपॉन RP, ये ओलंपियाड और जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आएगा। तो 1/2R/3 प्लस R/3, एलसीएम 3 होगा, वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 3/4R, 1/RP, मतलब R रिजल्टेंट, RT लिख दो, ठीक है। तो केवल RT कितना आ जाएगा, 4/3R, ये आंसर है। ऑप्शन में है कहीं पे 3R काम नहीं, 2/9R आ रहा है। तो 2/9 मतलब कहीं और चेक करना पड़ेगा फिर। नहीं बना तो सेम सर्किट बनाया ना मैंने, एकदम सेम बनाया, सॉरी एकदम सेम बनाया मैंने। ये R/3 है, ये भी R/3 है और ये भी, यहां तक तो सेम है ना, देखो सर्किट सेम है। अच्छा अब ये R/3 आपस में हो गए सीरीज में, इनको जोड़ने में तो गलती नहीं की ना मैंने। एक सेकंड मैं इसको मूव करके ऊपर करता हूँ। तो आपका जो सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया वो ऐसा बन गया। एक रेजिस्टेंस बना देता हूं मैं, ये R/3 था, ये भी R/3 था, बोलो हाँ है ना, और ये भी क्या था, R/3। तो इनका क्या आएगा, R/3 प्लस R/3, दैट इज 2R/3। देख लेना एक बार, एलसीएम सही लिख रहा हूं मैं। हाँ सर कर दिया मैंने, रिकॉर्डिंग कर दी। हाँ मैं फ्री कर दूंगा, मैं तो 6 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है, इसका कितना आ जाएगा बताओ। तो ये पूरे का कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, मुझे पक्का पता आ रहा है कि बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क चल रहा है। ये तो बिल्कुल इसके ऊपर जा रहा है, कह रहा है सर बस खत्म करो, नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन, है ना, क्या बता रहे हो। वो कह रही है सीबीएसई में तो आना नहीं है, तो रहने दो जो भी आप पढ़ाओगे। तो ये आ गया आपका 2R/3 और ये आपस में कैसे हो गए, पैरेलल कनेक्शन। तो बहुत आसान, 2R/3। अच्छा एक काम कर लेते हैं, नीचे वाले कल से हम ले लेते हैं, ये थोड़ा सा गलती कर रहा था मैंने, जल्दीबाजी तो नहीं कर दिया। 1/, नहीं पहले हम ना नीचे वाला सॉल्व करना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। नहीं ये सही तो जा रहा था, ऊपर 3 चला जाता है जंप करके, सॉल्व नहीं होगा, ऊपर जंप करके चला जाएगा। ये जंप करके चला गया तो ये हो गया आपका 3/2R, ठीक है, प्लस 3/2R। तो इसका एलसीएम हो गया 4R, 3 + 3 6। तो कुछ यही आ रहा है बार बार। यहाँ मेरे को कैलकुलेशन ये तो सही है, यहाँ तक तो हम सही पहुंचे। कैलकुलेशन तो देखो नहीं गलत कर रहा हूँ मैं बार बार, मैं फिर से इसको ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा हेल्प करो कैलकुलेशन में। सर्किट हमने सिंप्लीफाई सही किया है, सर्किट हमारा सिंप्लीफाई करके समझ गए ना, 3-3 का मैंने पैरेलल बना दिया था। तो ये कुल मिला के ऐसे बन रहा था डिब्बा, देखो ये एक डिब्बा है जिसमें 3 आ गए थे, 3 रेजिस्टेंस आ गए थे, एक आर्म्स जो था R1 R2 R3, ठीक है, R1 R2 R3। आप देख सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला आर्म्स ट्राइंगल का, ये 1 2 3। सिमिलरली ये भी R4 I5 R6। इसके साथ आपका एक और बॉक्स जुड़ गया, दैट इज R4 R5 R6, और इस पूरे का रेजिस्टेंस है R/3, इसका भी क्या है R/3।
और ये जुड़ गया एक और बॉक्स से, एक और 3 रेजिस्टेंस के साथ, दैट इज R7, R8, R9, नीचे वाला ए बी वाला पार्ट। ये आपका R7, R8 और R9, इसका भी क्या आएगा R/3 आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाइड। अब इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है एलसीएम लेने में भैया? सिंप्लीफाई करके ये ऐसे बना, सही तो कर रहे हैं। ये आपको इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बन गया R/3, R/3 और ये भी R/3। अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R/3 प्लस R/3, तो एलसीएम क्या होगा 3 तो होगा, तो 2R आएगा। ये तो सही आ रहा है ना, ये तो सही आ रहा है 2R/3। अब 2R/3 और R/3 ये तो पैरेलल में है, सही तो कर रहे हैं भैया, कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो 1/R टोटल ये हो जाएगा आपका 1/ ऊपर वाले का दैट इज 2R/3 प्लस 1/ क्या था R/3। ये ऊपर ही जाता है ना पक्का? बताओ मैथ का तुम लोग बताओ, ये ऊपर ही जाएगा ना कि नहीं जाएगा? ये तो फ्लिप करके ऊपर ही जाता है। अगर हम एलसीएम भी लेंगे तो 6 हो जाएगा। नहीं, ये फ्लिप करके ऊपर ही जाता है। ये मुझे पता है, ऐसा नहीं है, पैटर्न ऐसा होता है P/Q डिवाइडेड बाई R/S, ये पैटर्न होता है। तो ये PQ को नहीं छेड़ते हैं, यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं और इसको फ्लिप करके S/R कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर 1 है तो इसको समझ लो ऐसे 1/1 है, ये आपका PQ है। क्या है? PQ है और ये RS है। तो 1/1 को वैसे ही रहने दो, इसको फ्लिप कर देंगे 3/2R आ जाएगा, प्लस 1/1 को वैसे ही रहने दो 3/R आ जाएगा। तो ये तो वही बन रहा है ना। इसका एलसीएम 2R होगा ना, इसका एलसीएम कल लेंगे तो 2R हो जाएगा, है ना? नहीं, R भी आएगा, 2R आएगा। यहाँ पे होगा 3, हाँ अब R से कट गया तो ये 6 हो जाएगा, तो ये होगा आपका 9/2। ये नहीं आया आंसर, उल्टा आएगा ना, ये 1/ रेसिप्रोकल चल रहा है ना, R टोटल चल रहा है ना, तो रेसिप्रोकल करो तो आ तो गया। कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा था उस बार, तो हो तो गया। रेसिप्रोकल करेंगे तो केवल R टोटल चाहिए हमें। हाँ कैसे? स्क्वायर नहीं होता, इतना एलसीएम मुझे आता है, स्क्वायर नहीं होगा। नहीं होता, देखो 2R है ना, R से किया तो पहले हम R से करते हैं, तो 2 1। अब किससे करें? 2 से करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, एलसीएम के लिए वाला चीज मल्टीप्लाई करते हैं। तो होता क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन भी तो लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो 2 × R, पहला चैप्टर ये ना रियल नंबर में तो है, और ये एक और R। तो हम क्या करते हैं 2 ले लिया, इसका मैक्सिमम पावर कितना है इसमें, फिर इसका मैक्सिमम पावर कितना है R का, दोनों का 1 मैक्सिमम पावर है, हो गया एलसीएम। एचसीएल में मिनिमम, एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया जैसा मेरा है, लेकिन हाँ ये ओलंपियाड वगैरह जो भी एग्जाम्स होते हैं, और ये देख के घबराने वाली भी कोई ऐसा कोई, लेकिन सीख तो लिया ना कुछ तो। कितना बेहतरीन सर्किट देखो, कितना खतरनाक है। इससे खतरनाक सर्किट आते हैं IIT JEE में, इससे भी खतरनाक आते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, उसमें भी हम लोग ऐसे करते हैं, मिटाते जाते हैं, करते जाते हैं, पेंसिल से मिटा के ये तीनों क्या बन जाएगा, मिटाने के बाद एक ही वायर तो बन जाएगा। अगर हम सबको मिटा दें तो ट्राइंगल ऐसा नहीं बन गया, देखो ध्यान से, ये लो ऐसा बन गया, ये बन गया एक ट्राइंगल। ये पूरा क्या है R1 R2 R3 का रिजल्टेंट है, ये किसका है R4 R5 R6 का रिजल्टेंट है, और ये R9 का रिजल्ट। एक ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल में कैसे वायर लगा दो, ये आप इनका रिजल्ट के साथ पैरेलल, बस एक सर्किट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हाँ जी आगे बढ़े।
हमें करना है 2 टॉपिक और करनी है। ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये हो गया ना फॉर्मूला, इसमें हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट है? लक्ष्मण सिंह लगे सारे? सारे लगाओ, इस सारे लगाओ लक्ष्मण सिंह इसके, ठीक है। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जूल्स लॉ। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज जूल्स लॉ, दैट इज जूल्स लॉ। क्या कहता है समझिएगा, पहले हम जूल्स बता, ये इसका डेफिनेशन क्या है कि जैसे इसका मतलब ये होता है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट। जैसे हमारे घर में टोस्टर है, गीजर है, आयरन है, क्या करते हैं, बिजली से कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और वो कन्वर्ट करता है किसमें, हीट में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ या कन्वर्जन स्पेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ऐसा कोई भी वायर लेते हो जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, तो हम ये रो क्या है, ज़्यादा है, तो हम लेते हैं निक्रोमियम वायर, मेटल एलॉय, निक्रोमियम, टंगस्टन, ये सब मेटल एलॉय क्या है इन, ठीक है। निक्रोमियम ले लो, निक्रोम, और टंगस्टन का सिंबल पता क्या होता है, डब्लू। क्या होता है, डब्लू, टी नहीं होता है, डब्लू। अगर आप कोई भी एलॉय लोगे और इसको अगर आप पावर सप्लाई से आप कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी से क्या करोगे, इसको कनेक्ट करोगे, इसमें होता क्या है समझने की कोशिश करो। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करना चाहेंगे, लेकिन इसमें क्या है, रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, तो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, एक बंदा आगे ले बंदे को आगे नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉन जो आगे मूव कर रहा है वो आपस में टकराएगा और आगे मूव नहीं होने देगा, तो ये एनर्जी लूज़ करेंगे, और वो एनर्जी सरफेस के ऊपर आके डिसिपेटेट होती है, जिसके वजह से आपका कंडक्टर गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट या किसी भी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा हीटिंग इफेक्ट बनाने के लिए या दिखने के लिए, तो मेटल एलॉय। तो जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब भी होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, ठीक है, इसमें निक्रोमी टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, और इसके अंदर आर्गन गैस भरा होता है, नोबल गैस भरा होता है, आर्गन या नियॉन, इसमें आर्गन का गैस भरा होता है। अब आर्गन ही क्यों भरते हैं, क्योंकि जो नोबल गैस होता है किसी से रिएक्ट नहीं करता है, यानी ऑक्साइड नहीं बनाएगा। दूसरा, ये जब टंगस्टन का बनाते हैं उसके 2 फायदे होते हैं। टंगस्टन टंगस्टन का एक तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, शायद 1300 डिग्री सेल्सियस होती है, मतलब 1300 पे लोहा पिघल जाएगा, बट ये 1300 पे ये नहीं पिघलता है। दूसरा, ये हीट प्रोड्यूस करता है, इसके साथ रिएक्ट करेगा नहीं, तो ये एट द लास्ट लाइट प्रोड्यूस करते जो ये जल रहा है, ठीक है। इनमें का तो नहीं पता, CFL का तो नहीं पता, जो पहले बल्ब आती है ना 100 वाट वाली, अभी भी मिलती है, या दिवालियों में लाते हो रंग बिरंगे बल्ब आते हैं कांच वाली, उसमें यही प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा एग्जांपल क्या है, आपके घरों में जो वायरिंग होती है या छोटे से किसी डिवाइस में एक लगा होता है फ्यूज़ वायर, बोलते हैं फ्यूज़ वायर निकाल दो। अब तो MCB उसकी जगह ले लिया है, बट छोटे डिवाइस में फ्यूज़ वायर ही लगता है। फ्यूज़ वायर में क्या होता है कि यहाँ पे पतला सा वायर लगा होता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, ये सर्किट के बीच में ज्वाइन कर दो। तो अगर मान लो करंट, एक मान लो ये फ्यूज़ वायर 10 एम्पेयर का है, फॉर एग्जांपल ये फ्यूज़ वायर क्या है, 10 एम्पेयर का है, तो अगर करंट 11 एम्पेयर होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा। सब दोनों को हो गए, दोनों जाओ फिर छुट्टी, कल चेक करा देना। ये क्या वायर हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अगर ये वायर मेल्ट हो गया, इसका मतलब है सर्किट ब्रेक हो गया, तो आगे करंट नहीं जाएगा। तो आगे आपके घर में टेस्ट हो गया तुम्हारा, तो बैठो अभी, आप आऊँगा 6 बजे, जितना आ उतना करो। क्या बोल गया, हाँ, ये सर्किट ब्रेक हो गया तो इसके आगे करंट जाएगा नहीं, तो इसके आगे जब नहीं जाएगा तो मान लो यहाँ पे TV लगाई थी, यहाँ पे फ्रिज लगाई थी, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, बच जाएगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो MC का भी रोल यही होता है। तो फ्यूज़ वायर, इसको बोलते हैं फ्यूज़ वायर। क्या बोलते हैं, फ्यूज़ वायर। मैं दिखाने की कोशिश करूं, देखे होगा तुम लोग, उसमें एक्सटेंशन बोर्ड में भी लगा होता है, बहुत सारे डिवाइसेस में लगा होता है फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर ऐसा दिखता है, ये रहा। तो अभी जो पुराना जो गांव में
एमसीबी नहीं लगा होता है, या पावर सप्लाई जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे भी एमसीबी नहीं लगा होता है, वहाँ पे फ्यूज़ लगा होता है। मैं ऐसा बताता दिखाता हूँ कैसा होगा। ये है फ्यूज़ वायर, ठीक है, ये इसमें एक वायर लगा हुआ है ना, ये फ्यूज़ वायर है। और दिखाते हैं, हमारे गांव वगैरह में ऐसा बोर्ड बनाया जाता है पावर सप्लाई के लिए, ये ऐसा बोर्ड बनाया जाता है, अभी भी यूज़ होता है बहुत जगह भी। ये या मूवी वगैरह में देखे हो ना कि अंधेरा करना तो हवेली में तो कोई फ्यूज़ निकाल देता है, देखे नहीं हो, कई सारे मूवी होता है कि अंधेरा करना तो जाओ या तो एमसीबी गिरा दो, बट बहुत जगह पे हाई जब वोल्टेज हो तो एमसीबी काम नहीं करती है, तो ये लगा होता है। ये एमसीबी से अच्छा होता है वैसे। ये क्या होता है, इसमें एक वायर लगा होता है, ये कैसा दिखता है इसका, अगर कहीं पे बना हो, इसके अंदर वायर लपेटा गया होता है ऐसे, तो वो ऐसे ये कैप खुल जाता है, ऐसे पूरा कैप बाहर आ जाएगा। ये रहा, ऐसा काट लीजिए, ये रहा दोस्त, ऐसे एक में ऐसे इंपर्ट करते हैं कुछ इस तरह से। हाँ ये रहा, देखो ये दिख रहा है, ये डायग्राम। इसमें ये जो पतली सी वायर है ना, ये फ्यूज़ वायर है। क्या है? फ्यूज़ वायर है। इसको हम इसमें कंप्लीट करते हैं, सर्किट क्लोज हो जाती है। इसको निकाल देते थे, बाहर आ जाता है तो सर्किट ऑफ हो जाती है, मतलब स्विच ऑफ हो गया तो करंट नहीं होगा। तो जब हाई करंट आता है, मान लो वोल्टेज बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो ये वायर जो बीच में लगा ये मेल्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये वायर मेल्ट हो जाता है तो आगे करंट नहीं जाता, तो आपके घर के जो टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन है वो सब बच जाता है, घर में शॉर्ट सर्किट नहीं होता। ये किसका एप्लीकेशन है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा जी, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ही हम लोग जूल्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जूल्स ने ना ये सारा रूल वगैरह दिया था। आ जा भाई, क्या कर रहा है? तो जूल्स लॉ क्या था बताता हूँ, देखिए। जूल्स लॉ कुछ नहीं है, आपके घर में जो या जो भी डिवाइस अप्लाइंसेस है वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी एच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उस पर कितना करंट आप दे रहे हो, वो भी इसके स्क्वायर पे। मान लो आपने देखा हीटर पे लिखा होता है कि 2000 वाट का हीटर है, 4000 वाट का हीटर है, 1000 वाट का हीटर है। जितना ज़्यादा वाट होगा उतना ज़्यादा वो बिजली का बिल आएगा आपके घर का, यानी उतना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, उतना उसको इलेक्ट्रिक उसकी। आप देखना हीटर पे घर में अगर हो, उसमें ऐसे क्लॉक बनी होती है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। पहला पॉइंट मतलब 1000 वाट, दूसरा पॉइंट मतलब 2000 वाट। 2000 वाट मतलब ज़्यादा एनर्जी, मतलब ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। तो जितना करंट ज़्यादा जाएगा उतना हीट प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे हीटर में 2 रॉड लगी होती है, अगर एक रॉड जल रही है तो कम गर्म होगा, दोनों रॉड जलेगी तो ज़्यादा गर्म होगा। दूसरा, अगर मैं 2 घंटे के लिए हीटर चलाऊँ और 10 घंटे का चलाऊँ, रूम ज़्यादा गर्म किस में होगा? 10 घंटे में। कॉमन सेंस है, यानी टाइम पे डिपेंड करता है। तीसरा, अगर उसमें जो वायर लगाया उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जैसे निक्रोम का लगाया, कॉपर का लगाया, तो कौन सा अच्छा हीटर बनेगा? निक्रोम वाला, कॉपर वाला नहीं बनेगा। कॉपर वाले में तो क्या पता हीट प्रोड्यूस ही ना, उसमें करंट प्रोड्यूस होगा उसमें। तो ये तीनों बात पे डिपेंड करता है। इन्हीं तीनों बातों को कंबाइन करते हैं और एक इक्वेशन लिख देते हैं, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ। तो जब भी आएगा डिफाइन जूल्स लॉ, तो पहला लाइन क्या लिखोगे? तो एक तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताओगे, दूसरा 3 पॉइंट लिखोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखोगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, दैट इज बताएंगे एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए, अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर। पावर का मतलब क्या समझते हो? बहुत पावर है तुम्हारे अंदर, कहते हैं ना लोकल भाषा में, देख लेंगे तुम्हारा सारा पावर। हमारे यूपी में कहते हैं देखा जाए तुम्हारा पावर। पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पी एकदम देसी भाषा समझो, तो पी इज डब्ल्यू अपॉन टी। रेट जब भी आएगा तो टाइम आएगा। किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम लोग पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क को नापते हैं, इसकी असाइन होती है जूल। क्या होती है? जूल। टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, और पावर की जो एसआई यूनिट बनेगी वो वाट बनेगी, WA छोटी यूनिट है। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट कितना होता है? 1000। पावर के टोटल 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं आपके बुक में, ये पहला फॉर्मूला है। एक बार बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद है? वर्क वाला बताओ। वेरी नाइस। यहां से W का क्या बनेगा? V इंटू क्यू बनेगा ना, बोलो। इसको उठा के यहाँ पुट कर दें P में,
पुट करके देखो, पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो W जगह रख रहे हैं ना, W जगह क्या रखा हमने, V इंटू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी क्या होता है, क्यू अपॉन टी क्या होता है, जल्दी बताओ, क्यू अपॉन टी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, नहीं बेटा करंट। ये हो गया V इंटू आई, क्योंकि I होता है आपका, I क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग, अरे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पहला फॉर्मूला इस बुक का है ना। तो ये आ गया पावर का दूसरा फॉर्मूला। तो सेकंड फॉर्मूला क्या आ गया पावर का, अभी चारों लिख देंगे एक तरफ। ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला ऑफ पावर। कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे ये डिपेंड करेगा हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कि क्या गिवन है। अगर W गिवन है, T गिवन है तो ये लगा देंगे, अगर VI गिवन है तो ये लगा देंगे। हमें स्टेटमेंट पढ़ना होगा कि क्वेश्चंस में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे बढ़े। हाँ, W तो वर्क डन है, वॉट है, W है डबल T, यहाँ W वर्क डन है, यहाँ पे क्या है, ये नोट्स लिख के तो दिया है मैंने, तो बस वहाँ छाप लेना है, समझ लो। फॉर्मूला भी लिख दूंगा मैं, सारे नोट्स दिया हुआ है ना, थ्योरी के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। W वर्क डन है यहाँ पे, वॉट यूनिट दी है, W है डबल T, वॉट। तो पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा, फिर से लिख देता हूं मैं, W अपॉन T, वेयर W इज वर्क डन। सेकंड फॉर्मूला क्या पढ़ा, V इंटू आई। अब ओम्स लॉ याद है, V अपॉन आई इज इक्वल टू R, यही होता है ना। ओम्स लॉ कहता है V अपॉन आई इज इक्वल टू R, और V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू, कर दें V की जगह पे ये, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R इंटू आई। तो क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ना। अब यहीं से ही आई का भी बनाओ, ओम्स लॉ यहीं से ही आई के लिए बनाओ, क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। इस आई एक बार आई के लिए पुट कर दें, मतलब एक बार V के लिए और एक बार आई के लिए, अलग अलग करके दोनों के साथ भी पुट कर सकते हो, वो जब जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें चार स्टेप फॉर्मूला बनाना है। ये V के लिए पुट करके तो ये मिल गया हमको, V के लिए ये मिला। अब I के लिए पुट करेंगे, V को नहीं छेड़ेंगे, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V, I की जगह क्या रख रहे हैं हम, V अपॉन R। ये क्या बन गया, V स्क्वायर अपॉन R। ये आपका बन गया चौथा। तो पावर कितने फॉर्मूले बने, याद रखेंगे फिंगर टिप पे। नहीं याद होगा तो डेरिवेशन से भी हो जाएगा, बट ये या क्वेश्चन इतना कर लो कि बैठ जाए दिमाग में। जैसे हमें याद हो गया फॉर्मूला मेरे को, लिखें आगे, चारों जगह लिख देता हूँ मैं। देखो मैं चारों जगह लिख देता हूँ। पहला बताना P इज इक्वल टू W अपॉन T, दूसरा बताना P इज इक्वल टू V इंटू आई, तीसरा बताना P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, चौथा बताना P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया पावर। पावर कैसा होती है, वॉट, क्या होती है, वॉट। इसके बाद आपके घर का बिजली का बिल आता होगा, है ना, बिजली का बिल आता है ना, जैसे कहते हैं भैया इस महीने जो है 400 यूनिट बिजली का बिल आया है या 500 यूनिट बिजली का बिल आया है। दिल्ली सरकार केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली का बिल गरीबों का माफ कर दिया है। तो वो जो यूनिट बार बार सुनते हो वो क्या चीज़ है, 1 यूनिट कितना होता है, ये दिमाग में आता है कभी, व्हाट इज 1 यूनिट, बार बार सुनते हैं हम डेली लाइफ में। इस बार बहुत बिजली का बिल आ गया, 10,000 बिजली का बिल आया, 10,000 पैसा आया, यूनिट है मान लो 100 यूनिट बिजली का बिल आया, या 200 यूनिट बिजली का बिल, 400 यूनिट बिजली का बिल। ये AC एक घंटा जब चलता है ना तो 1 यूनिट बिजली खाता है, 2 यूनिट भी खा सकता है डिपेंडिंग इसकी कैपेसिटी की, 1 टन का है कि 1.5 टन का है कि 2 टन का है। 2 टन का होगा तो 2 यूनिट खाएगा ये। तो जब मैं 1 यूनिट बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। क्या चीज़ है ये 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर क्या चीज़ है 1 किलोवाट आवर, यह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है E इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। लेकिन यहाँ पे पावर लेते हैं किलोवाट में, किस में लेते हैं, टाइम लेते हैं आवर्स में, किस में लेते हैं। तो यहाँ पे वी टेक पावर इन किलोवाट, पावर वॉट में, टाइम को किस में लेंगे
आवर्स में, किसमें, आवर्स में, दोनों मल्टीप्लाई है ना, इसलिए एक साथ पढ़ते हैं, किलोवाट आवर। तो एक यूनिट जो बिजली का बिल होता है जिसको हम लोग कमर्शियल यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो होता है किलोवाट आवर। अब देखना, अब इसी से 4 फॉर्मूला बना सकते हो, कैसे, एक बार पी ये पुट करो, एक बार पी ये पुट करो, एक बार पी ये पुट करो, एक बार पी ये पुट करो वहां पे, तो वो 4 फॉर्मूले आ जाएंगे। तो वो क्या पूछ रहे थे, एच का कुछ पूछ रहे थे, एच वाला, इसको चेंज करते रहो, यहीं से बनाते रहो, यहाँ से बनाते रहो, बेसिक फॉर्मूले याद रहेंगे, हम कहीं भी घुमा फिरा के बना देंगे, है ना। एक चीज़ समझना, मैंने क्या कहा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है, लेकिन हम तो ये पढ़ के आए बचपन से कि एनर्जी जूल में होती है। तो आप जूल में बताओ मुझे, क्या बताओ। तो मैं इसको वैल्यू लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू याद रखना है, कैसे आया वही बता देता हूँ मैं। जूल कैसे आया देखना, ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट। कैसे आया समझो, मैंने क्या लिखा, 1 किलोवाट आवर लिखा ना, यही लिखा ना, इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट 1 घंटे के लिए, यही हुआ, पढ़ेंगे तो इसका ये मतलब हुआ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, यही हुआ ना मतलब। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं सर, 1000 वाट, है ना, 1000 वाट फॉर 1 आवर। फॉर 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अगर मैं इस फॉर को हटा दूं तो इसके लिए क्या लगा दूंगा मैं, मल्टीप्लाई का सिंबल, यानी कि 1000 इंटू 3600, बोलो है ना, वाट सेकंड, पी इंटू टी, क्या ये डब्लू नहीं है, अरे यही डब्लू है, क्योंकि यहाँ देखो पी इज इक्वल टू क्या है, डब्लू अपॉन टी, डब्लू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, पी क्या है, वॉट है, टाइम क्या है, सेकंड है, वॉट सेकंड ही तो है, तो ये पूरा डब्लू होगा। अगर ये डब्लू होगा तो वर्क डन होगा, क्या होगा, वर्क डन होगा। ये कितना हो जाएगा, 336 इंटू 10⁵ हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू डब्लू की होती है, क्या ऐसा यूनिट लिख सकता हूँ जूल। अब चूंकि ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये वाला फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड है, ये है स्टैंडर्ड, हट जा भाई, ये क्या है, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डेसिमल और शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हो गया लुक। तो एमसीक्यू में याद रहना, या कभी कभी एमसीक्यू छोड़ो, ये क्या हो गया, मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ, हाँ, एमसीक्यू के लिए याद रखना। या कभी कभी ऐसा होगा कि एनर्जी पूछ लेगा जूल में, किसमें, तो हम एनर्जी निकालेंगे पी इंटू टी से, बाद में हम कितने से। तो सबसे आसान क्वेश्चन क्या आएगा, देखो इस रूम में कितने बल्ब हैं, कितनी ट्यूबलाइट्स हैं, बहुत सारी है ना, एक ही लेके चलते हैं, अब गिन लिया ना। तो मैं कह रहा हूँ कि इस रूम में एक ट्यूबलाइट है, 10 बाद में कर लेंगे, एक ट्यूबलाइट है, और एक ट्यूबलाइट का जो पावर होता है वो होता है, इस रूम में जो लगा हुआ है होपफुली 40 वाट का लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है, 40-60 ऐसे लगता है। जैसे CFL कितना है, ये 12 वाट का होता है, वॉशरूम वगैरह में 10 वाट या 5 वाट, 10 वाट का भी लगता है, 5 वाट का लगता है, किचन में 10 वाट का लगता है, स्टडी लैम्प में 5 वाट का लगता है, उस पर लिखा होता है वाट। और ये ट्यूबलाइट जो है 220 वोल्ट पे चल रही है, किस पे चल रही है, 220 वोल्ट पे चल रही है, समझना। ये ट्यूबलाइट है जिसका पावर है 40 वाट का, और ये वोल्टेज ले रही है 220, और ये एक दिन में 4 घंटे के लिए चल रही है, एक दिन में 4 घंटे के लिए चला रहा हूँ मैं। तो मुझे ये बताओ एक दिन में कितना एनर्जी खाएगी, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी। तो सर एक दिन की अगर हम बात करें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी। पावर कितना दिया इसमें, रीडिंग है 40, बट सर आपने बोला कि हमें किस में लेना होता है, पावर किलोवाट में। एनर्जी निकालने के लिए, E निकालने के लिए पावर किस में लेंगे, तो हमें 1000 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वाट में दिया है ना, तो 1000 से डिवाइड कर दिए। टाइम आवर्स में दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 4 4 16, सही कर रहा हूं मैथ, 0.16 किलोवाट। अब मैंने कहा कि 1 यूनिट बिजली का दाम है, 1 यूनिट बिजली का दाम पता कितना है, तुम लोग बताओ, दिल्ली वाले हो, मम्मी से पूछना जाके। 6 रुपये है, पहले 2 रुपये, फिर 4 रुपये, फिर 6 रुपये, ऐसे बढ़ते जाता है। 8 रुपये देखो, इसको पता है, गरीबी जिसको उसको पता होगा, अमीर लोग को नहीं पता होगा।
ये रेंट कलेक्ट करता है ना, प्राइवेट पीजी है ना, मम्मी है ना, अरे पता है प्राइवेट तो 8 रुपये ले रहे हैं, पता है 10 रुपये भी ले रहे हैं, वैसे 2 से 4 रुपये के बीच में, बट पीजी में प्राइवेट लेते 10 रुपये भी ले लेते हैं, तो चलो हम 8 रुपये मान लेते हैं। तो अगर ये ट्यूबलाइट एक दिन में 4 घंटे चल रहा है तो कितना बिजली का बिल आएगा? तो सर आप कहोगे ये जो पैसा ये जो निकाले हुई इसमें हम 8 रुपये से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 8 रुपये से, तो बिजली का बिल आ गया। ये एक दिन का आया, महीने कितना आएगा इंटू 30 कर दें, महीने का क्या आएगा 30 हो जाएगा, महीने का कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहां तक बता कोई दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप लिमिट सिम पकड़ोगे ना, क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। घर में दे देंगे 3-4 डिवाइस, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, सबकी रीडिंग दे देंगे, पावर दे देंगे, कहीं कहीं वोल्टेज देंगे, कहीं कहीं करंट दे देंगे, और आपको निकाल, कहीं कहीं पावर नहीं देंगे। मान लो इस क्वेश्चन में पावर ना देता, मैं काट दो, V दे देता और I दे देता, ये 10 एम्पेयर करंट ले रहा है, तो P नहीं निकाल सकते हो, कैसे? V इंटू I से। तो बहुत सारे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे उसमें पावर मेंशन नहीं होगा, क्वेश्चन लिखा होगा कि एक हमारे घर में मशीन लगा हुआ है, मान लो फ्रिज लगा हुआ है या टीवी लगी हुई है, एक टीवी लगी है, टीवी है, ये 220 वाट पे चल रही है, किस पे? और ये जो बिजली का कंज्यूम करंट ले रही है वो 20 एम्पेयर का ले रही है, और ये दिन में 4 घंटे चलती है, 4 घंटे लोग रोज देख रहे हैं टीवी। तो बताओ कितना एनर्जी कंज्यूम करी एक दिन में, कितना कंज्यूम की 30 दिन में, और कितना बिजली का बिल आया। हाँ ये मान बता देगा कि 1 यूनिट बिजली का बिल है मान लो 5 रुपये, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सर ये है V और ये है I, V और I से क्या निकलेगा P, बट P किस में निकलेगा? वॉट में, कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो वॉट में। हम करके देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। तो P निकला है आपका V इंटू I, तो 220 इंटू 20 कितना हो जाएगा 4400। बट सर ये किस में निकला है? वॉट में निकला है, बट पावर चाहिए किस में हमें? किलो वॉट में। तो हम क्या कर दें सर, 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 4.4 किलो वॉट। क्यों बार बार चिल्ला रहा हूं मैं? ई निकालने के लिए पावर किलो वॉट, ई निकालने के लिए पावर, ई निकालने के लिए पावर केवल ई के लिए, बाकी जितना पढ़ोगे इसमें सब में वॉट चलेगा, सब में टाइम सेकंड चलेगा, लेकिन ई के लिए टाइम आगे चलेगा। क्या आगे चलो, टाइम क्या बता रहा हूँ, टाइम तो खत्म, क्या क्या टाइम बात करो, क्लास खत्म हो गई। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ई निकालने के लिए, ई फॉर एलिफेंट, बड़ा आदमी है ना, सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट को चाहिए किलो वॉट, भारी होता है ना इंसान, और ये टाइम इसको ज्यादा चाहिए, ज्यादा सोता है, सेकंड सेकंड नहीं सोता है, कितना सोता है ये? ज्यादा सोता है, घंटों में सोता है। तो टाइम किसमें अभी बनाया मैंने, याद रहेगा? तो हाथी ज्यादा खाता है, किलो में खाता है, और सोता है घंटों में, याद रहेगा? ई फॉर एनर्जी, एलिफेंट कह रही है, ई फॉर एलिफेंट, ये सही है, अल्फाबेट सही जा रही हो तुम। तो पावर आ गया, और टाइम कितना बेटा? 4 घंटे के लिए चल रहा है, तो क्या यहां से मैं ई निकाल लूंगा? ई निकल जाएगा, दैट इज P इंटू टी। बहुत आसान भी है अगर समझ लोगे तो। कितना आ जाएगा सर ये 4.4 इंटू 4, तो चाचों को 16 कैरी 1 16 17.6, यानी एक दिन में 17.6 किलोवाट आवर। इसका मतलब एक दिन में 17.6 यूनिट बिजली का बिल आएगा, क्योंकि 1 किलोवाट यूनिट कितना होता है? 1 यूनिट होता है। तो इतना यूनिट बिजली का बिल आया एक दिन के टीवी देखने से 4 घंटे में। और 1 यूनिट का दाम अगर 4 रुपए है, जैसे ये 8 रुपए लेता है, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन करता है ये, तो कितना पैसा हो गया? 17 8 जा टेबल तुम लोग को आता है, जल्दी 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 बताओ, जल्दी करके बताओ। 7.6 इंटू 8 करके बताओ। हैं? ऐसे ओलंपियाड निकालोगे तुम? ओलंपियाड के लिए तो बहुत खतरनाक मैथ चाहिए होती है। 17.6 इंटू टोटल जो आ रहा है, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 140। यानी कि अगर आपने 4 घंटे टीवी देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2-3 शिफ्ट देख लिया, तो एक दिन में तुमने इतना बिजली का बिल भर दिया। अब माँ बाप का पैसा पानी बहा देते तुम लोग, तो मत देखा करो। तो इसलिए बिजली का बिल महीने का 10,000 रुपये आता है, ठीक है? उसमें एसी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, जो कि डेली यूज में बंद ही नहीं कर सकते हो। एसी फ्रिज तो बंद नहीं करोगे, वॉशिंग मशीन तो बंद नहीं करोगे, लाइटें तो बंद नहीं करोगे, ठीक है?
ये सारे एक्सपेंसेस चल रहा है, विकास सर का बहुत रेंट आता है ठीक है, तो ये है। अब इस पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैं क्वेश्चन याद है 15 से लेके 28 तक, लखमीर सिंह में 15 से लेकर 28 तक इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है बैक साइड में। आपको सारे के सारे करने, लेक्चर में रोक रहा हूँ, कोई डाउट आए तो फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन पढ़ना भी बहुत कुछ है इसमें। पढ़ना इन द सेंस है बहुत न्यूमेरिकल लगाना है आपको, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एमसीक्यू, लखमीर सिंह की बाइबल की तरह। टाइम ले लो, 10 दिन ले लो, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन में लगाओ, बट लगाओ। उसमें छोटा सा क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी लिखो। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, इस चैप्टर को तमीज से कर लो, 8 से 10 नंबर का चैप्टर है ये, तो फ्री में नहीं जाने देंगे ना इस नंबर।